कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। राणा गोस्वामी जी, जुबेर खान जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, जमाल अहमद जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप बाहर आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको एक साथ रखना है, प्रगति होगी तो सबकी होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की होगी, गरीब की होगी, अमीर की होगी, सबकी होगी। हम कहते हैं कि पीछे किसी को नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ जात की और धर्म की राजनीति। कोई हिंदू और मुसलमान को लड़ाता है तो कोई एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, और इससे, इस राजनीति से सबसे दुख और दर्द उत्तर प्रदेश को हुआ है। सबसे ज्यादा दुख और दर्द आपको हुआ है। पिछले 25 सालों में उत्तर प्रदेश वहीं का वहीं रह गया। जितनी पहले बिजली बनती थी, 25 साल पहले जितनी बनती थी, आज उतनी बनती। सड़कों पे आप चलते हो, गड्ढे ज्यादा होते हैं, सड़क कम होती। बिजली का स्विच आप चलाते हो घर में, बल्ब नहीं जलता है, बिजली नहीं आती। बड़े बड़े भाषण होते हैं, नेता किसी को गाली देते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी को लड़ाते हैं, मगर जो आपके सबसे बड़े सवाल, रोजगार के सवाल, बिजली के सवाल, पानी के सवाल, शिक्षा के सवाल, भैया ठहर जाओ। जो आपके रोजगार के सवाल हैं, बिजली के, पानी के, एंसेफेलाइटिस के, सिंचाई के, गन्ना किसान के, उन सवालों का आपको कोई जवाब नहीं देता। आपसे 5 साल में वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, फिर यहाँ इंसेफेलाइटिस होती है, सड़कें नहीं बनती है, बिजली नहीं मिलती है, और फिर 5 साल बाद फिर से वही लोग आते हैं, जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, चले जाते हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि मुझे सिर्फ 2 देशों से डर लगता है। उससे पूछा कौन से देश हैं, उसने कहा कि एक चीन है और दूसरा हिंदुस्तान है। उसने कहा चीन पहले नंबर पे है, हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे। और फिर उससे पूछा कि भैया बताओ, इनसे आप डरते क्यों? चीन से, हिंदुस्तान से आप डरते क्यों? और उसने कहा कि देखिए, चीन का जो युवा है, हिंदुस्तान का जो युवा है, वो काम करना जानता है, रोजगार करना जानता है, दिल से काम करता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं। आपको जाना पड़ता है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, असम, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश रोजगार ढूंढने। उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश में युवा की जो शक्ति है, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां उद्योग नहीं लगते हैं, यहां रोजगार नहीं। आप अपनी घड़ी देखो, जूता देखो, टी शर्ट देखो, इनके पीछे अगर आप देखोगे, कैमरा के पीछे, मोबाइल फोन के पीछे देखोगे, तो आपको दिखेगा मेड इन चाइना। जो भी यहां आप खरीदते हो वो चीन में बनता है। पैसा आपका जाता है,
रोजगार चीन के युवाओं को मिलता है, पैसा चीन की कंपनियों को जाता है। हम भी सपना देख रहे हैं, एक दिन ऐसा आए जब आप अपनी घड़ी देखें, टी शर्ट देखें, जूता देखें, डॉक्टर जिस मशीन का प्रयोग करता है, एक्सरे मशीन देखे और उसके पीछे, उसके नीचे लिखा हो मेड इन गोरखपुर, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन बांसगांव। ऐसा दिन हम देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा अपनी घड़ी में समय देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बांसगांव, मेड इन गोरखपुर। ये जो बाकी पार्टियां हैं ना, ये वो दिन नहीं ला सकती। उस दिन के लिए आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। विकास की बात करनी पड़ेगी, प्रगति की बात करनी पड़ेगी, और ये आपके ऊपर है। आप एक दूसरे से लड़ो, एक जात दूसरी जात से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, और आप वहीं के वहीं रहोगे। जहां आप आज खड़े हो वहीं आप खड़े रहोगे। और आपके लोग महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग उनको मार के भगाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी का यही मतलब है। जब सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, जब दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग एक साथ खड़े होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश की शक्ति दिखाई देती। और पहले इस प्रदेश की शक्ति दिखती थी। पहले जब विकास की बात होती थी, बाकी प्रदेश यहां देखते थे, आपकी ओर देखते थे। सड़कों की बात होती थी, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछते थे। अंग्रेजों की लड़ाई आप लड़े, और आज आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो। और फायदा किसको पहुंच रहा है? फायदा आपको नहीं पहुंच रहा। पहले यहां शुगर केन की इंडस्ट्री हुआ करती थी, शुगर मिल थी, दुरियापुर में थी, उसके दरवाजे बंद हो गए। दिल्ली की सरकार पैकेज भेजती। पहले इंडस्ट्री चलती थी, किसान का फायदा होता था। आजकल आप लोग पैकेज मांगते हो, कहते भैया पैकेज भेजिए। हमने भेजा 6,000 करोड़ का पैकेज भेजा हमने किसान के लिए, आपके लिए, वो भी नहीं पहुंचा। ये हालत है आपकी, ये हालत है उत्तर प्रदेश की। महिलाएं बैठी हैं यहां पे, आप सड़क पे नहीं चल सकती, रात को आप निकल नहीं सकती, बस पे आप चल नहीं सकती। डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। युवाओं को शिक्षा नहीं मिलती। प्रदेश ऐसे नहीं चलता है। ये आपको सोचना है और इस पे कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बैंगलोर, और बैंगलोर से लेकर चेन्नई, कांग्रेस पार्टी ने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार करना शुरू किया है। चौड़ी सड़क, बिजली, पानी और माल ढोने वाली रेलवे लाइन हमने बिछाई। जापान की सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं। कॉरिडोर यहां से निकलेगा, दिल्ली से जाएगा कलकत्ता तक। सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे हम हजारों उद्योगों को जगह देंगे। एक उद्योगपति को नहीं, जैसे गुजरात में किया जाता है, मगर हजारों उद्योगों को हम जगह देंगे, बड़े उद्योगों को, छोटे उद्योगों को। और उस कॉरिडोर से हम आपको जोड़ेंगे। गोरखपुर के युवा को हम उस कॉरिडोर से जोड़ेंगे और आपको रोजगार मिलेगा। बीजेपी के लोग आते हैं, बीजेपी के लोग आते हैं, कहते भैया हिंदुस्तान को हम चमकाना चाहते हैं। आपको कहते हैं
गुजरात मॉडल लाएंगे। गुजरात को हमने बदल दिया। सच्चाई मैं आपको बताता हूं, विकास के दो ही मॉडल होते हैं, तीसरा मॉडल है ही नहीं। पहला मॉडल, विकास का फायदा गरीबों को दिलवाओ। दूसरा मॉडल, विकास का फायदा चुने हुए उद्योगपतियों को दिलवाओ। और मॉडल है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का गरीबों का मॉडल है, बीजेपी का चुने हुए बिजनेसमैन का मॉडल है, अदानी जी का मॉडल है। हमने आपको 10 साल में मनरेगा दिया। हमने आपको 10 साल में मनरेगा दिया। हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हमने रोजगार दिया। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। पहले मजदूरी नहीं मिलती थी, अब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मजदूरी ले सकता है। भोजन का अधिकार का बिल पास किया। आज हर गरीब परिवार को हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके 1 रुपए में अनाज देती। उत्तर प्रदेश की सरकार आपको नहीं देती। उन्होंने हमें कहा, यूपीए सरकार को कहा कि चुनाव से पहले हम ये काम नहीं करेंगे। 2014 के चुनाव के बाद हम इस काम को शुरू करेंगे, मगर पहले हम ये काम नहीं करेंगे। नुकसान हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का फायदा हो जाएगा। आप भूखे हो। पार्लियामेंट हाउस में कानून बन गया है कि हर गरीब परिवार को 1 रुपए में अनाज मिलना चाहिए, मगर समाजवादी पार्टी इसको यहां लागू नहीं करती। ठीक है, चुनाव के बाद लागू करेंगे, फायदा मिलेगा, इन महिलाओं को फायदा मिलेगा। जमीनी अधिग्रहण बिल हम लाए। पहले मायावती जी की सरकार थी, 2 मिनट में किसानों से जमीन छीन लेती थी, समय नहीं लगता था। भट्टा परसोल में मैं गया, किसानों ने मुझे बताया, ऐसी महिलाओं ने बताया, तो हमें तो बताया कि हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारी जमीन गई। हमें तो बताया ही नहीं। हम एक दिन उठे, खेत में गए और वहां कंपनी वाले खड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि ये तो आपकी जमीन नहीं, हमारी होगी। हम कानून लाए। हमने सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई अगर बिजनेसमैन जमीन खरीदता है या बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है। मार्केट रेट मिलता है। जब गरीब किसान जाता है अपनी जमीन बेचने, क्या उसे मार्केट रेट नहीं मिलना चाहिए? क्या उसने कोई गलती की है? क्या उसको ये हक नहीं मिलना चाहिए? पसीना देता है, खून देता है, रोज काम करता है, और फिर एक दिन सरकार आती है, कहती है भैया परे हटो, तुम्हारी जमीन नहीं है, हम इसको ले रहे हैं। हमने इसको बंद किया, कानून पास किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसान से जमीन ली जाती है तो पहले पंचायत से पूछा जाएगा, गांव वाले से पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद किसान को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की देन। करोड़ों किसानों को फायदा मिला। यहां गन्ने के किसान है, 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। और जब हम 70,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे तो बीजेपी के लोग, बीएसपी के लोग, समाजवादी के लोग पार्लियामेंट में खड़े थे, कह रहे थे भैया कांग्रेस पार्टी 5,000 कर रही। क्यों किसानों को फायदा पहुंचा रही? क्यों कर्जा माफ कर रही? हमने उनसे कहा देखिए आप परे हटिए, 70,000 करोड़ रुपए हम किसान को दे रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं। ये पैसा कहां से आता है? ये किसका पैसा? गुजरात में जो अदानी जी को दिया जाता है, चुने हुए बिजनेसमैन को, उद्योगपतियों को दिया जाता है, किसका है? ये मोदी जी का पैसा नहीं, ये हिंदुस्तान के किसान का पैसा है, मजदूरों की मजदूरी का पैसा है, छोटे उद्योगपतियों के खून का पैसा है, इन महिलाओं का पैसा है। आप लड़ते हो, आप काम करते हो हिंदुस्तान के लिए, प्रगति आती है, प्रगति होती है, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, पैसा बनता है। पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जितनी प्रगति हुई, आर्थिक प्रगति हिंदुस्तान में,
पहले कभी नहीं हुई। 3 गुना सड़कें ज्यादा बनाई हमने एनडीए से, 2 गुना ज्यादा बिजली पैदा की। देश तेजी से आगे गया और गरीबों की भी हमने मदद की। उनके पैर के नीचे एक मजबूत फर्श बनाए, अधिकार, भोजन दिया, रोजगार दिया, किसानों की मदद, और प्यार से किया, गुस्से से नहीं किया, किसी को गाली देकर नहीं किया, किसी को मार कर नहीं किया, किसी को डरा कर नहीं किया, सबको जोड़कर किया। 15 करोड़ लोगों को 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है। पहली बार इतिहास में हुआ है। 70 करोड़ लोगों का एक बार तैयार हुआ है। ये कौन लोग हैं? किसान, छोटे किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, कुली, टीचर, आंगनवाड़ी की महिलाएं, चौकीदार, ठेले वाले, चाय वाले, ये लोग जो इस देश को चलाते हैं, अपने हाथों से चलाते हैं। 70 करोड़ लोग, इन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आप जो शहरों को चलाते हो, जो अपने कंधों पे बोझ उठाते हो रोज, नाई, बढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, रेलवे लाइन को जो ठीक करते हैं, ये 70 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल लाइन से ऊपर हैं और मध्यम वर्ग से नीचे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार आपकी सरकार होगी। उन 70 करोड़ लोगों को हम मध्यम वर्ग में डाल के दिखाएंगे, मिडिल क्लास में हम डाल के दिखाएंगे आपको। कैसे डालेंगे? कैसे डालेंगे? 2 काम कर। मैंने आपको कॉरिडोर की बात बताई। इनके बच्चों को रोजगार दिलवाकर हम चाहते हैं कि किसान का बच्चा बड़े सपने देखे, छोटा बिजनेस चलाए, बड़ा बिजनेस चलाए, अंग्रेजी पढ़े, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाए। हम उसको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। करोड़ों लोगों को, इनके बच्चों को, 70 करोड़ लोगों के बच्चों को हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोलना चाहते हैं। 2 और चीजें हम करना चाहते हैं जिससे गरीबों का भी फायदा होगा और इन 70 करोड़ लोगों का भी फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। किसने बताया? आपने बताया। और ये 2 काम हम करने वाले हैं। पहला काम स्वास्थ्य का काम। रिक्शा वालों ने मुझे बताया, राहुल जी, दिन भर हम रिक्शा चलाते हैं, चोट लगती है, घुटने में चोट लगती है, मुश्किल होती है, हम जाते हैं अस्पताल में। अस्पताल में हमें कहते हैं, पहला सवाल हमसे पूछते हैं, भैया ये आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपके जेब में पैसा है? 1-2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए, है आपके जेब में? पैसा नहीं है तो आप जाइए यहां से, आप जाइए, रिक्शा चलाइए, आप कुली का काम कीजिए, अपना ठेला है उसको चलाइए, जो आपकी बीमारी है उसको आप सहिए, उसके साथ आप जिए। अगर आप मरेंगे तो मरिए, मगर अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो अस्पताल के अंदर आप नहीं आ सकते। ये हर रोज हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को, गरीब युवाओं को, गरीब जनता को बताया जाता है। किसी को कैंसर होता है, हिंदुस्तान में अगर गरीब व्यक्ति बीमार हो गया, अगर उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, उसे दिल का दौरा हो गया, उसे छोटा सा कैंसर हो गया, उसका मतलब मर गया। इलाज गरीबों का नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। हम इसको बदलना चाहते हैं।
कभी कभी मैं गाड़ी रोक लेता हूं, सड़क पे मजदूरों से बात करता हूं, वो बताते हैं राहुल जी 4 दिन हम काम करते हैं, 4 दिन काम करते, 5वें दिन हम बीमार हो जाते हैं। ऐसी गर्मी में काम करते हैं, बीमार हो जाते हैं, जाते हैं दवाई खरीदते हैं। जितना पैसा दवाई में जाता है उतना 4 दिन में बनता है। तो अगर आप हमारी जिंदगी को समझना चाहते हैं, बहुत आसान है। 4 दिन काम, दवाई, 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 मौत। ये हमारी जिंदगी, ये हमारी बच्चों की जिंदगी। मेरे पास माएं आती हैं, 6 साल का बच्चा लाती है, खड़ा कर देती है ऐसे मेरे पास, कहती है राहुल जी ये देखिए मेरा बच्चा है, इसके दिल में छेद, सांस नहीं ले पा रहा था, मैं ले गया इसको अस्पताल, 1-2 हजार रुपए लगे, वो भी मुश्किल से आए। डॉक्टर ने मुझे कहा इसके दिल में तो छेद है, ये तो 2 साल में मर जाएगा, ले जाओ इसको घर। तुम्हारे पास पैसा नहीं, ऑपरेशन नहीं कर सकते। लाखों बच्चे ऐसे मरते हैं। ये महिलाएं मेरी बात समझेगी, इनके बच्चे मरे होंगे ऐसे। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। इसलिए 2014 में यूपीए की सरकार आएगी तो जैसे हमने मनरेगा दिया, वैसे हम गारंटी करके मुफ्त में आपका ऑपरेशन कराएंगे और मुफ्त में आपको दवाई देंगे। और अब आप जाना अस्पताल में, भैया आप अस्पताल में जाना, अच्छे कपड़े हो फटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाना सीधे अस्पताल में और उनसे कहना भैया मेरा चेकअप करिए। चेकअप होगा, अगर कैंसर की बीमारी है तो कैंसर का इलाज, दिल का दौरा है तो बाईपास, डायलिसिस की जरूरत तो डायलिसिस, जो भी आपको जरूरत होगी उसका पैसा हिंदुस्तान की सरकार देगी। और एक व्यक्ति के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, सबके लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए मुफ्त में दवाई और मुफ्त में ऑपरेशन, मुफ्त में इलाज। दूसरा काम, शहरों में लोग सड़क पे सोते हैं। अगर आप मुंबई जाएं, एक तरफ आपको लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी, चमकती हुई बिल्डिंग, दूसरी तरफ आपको धारावी में नीली पन्नी दिखाई देगी घरों के ऊपर, आपने देखी होगी। बारिश आती है तो पानी टपकता है, गांव में छप्पड़ होती है, छोटी सी चिंगारी लग जाए जल जाती, ऐसी हवा चल जाए छप्पड़ उड़ जाता। रात को गरीब घबराता है, आपने हमें कहा देखिए काम कीजिए, आजकल आप 3 इंदिरा आवास भेजते हैं, 5 भेजते हैं, आप एक और गारंटी गरीबों को दे दीजिए, शहर में दीजिए और गांव में दीजिए। अगर 10 आवास की जरूरत तो हिंदुस्तान की सरकार 10 भेजे, अगर 20 की जरूरत तो 20, 30 की जरूरत तो 30, 40 की तो 40, 50 की तो 50, 100 की तो 100, 200 की तो 200, जिसको भी आवाज की जरूरत हो, शहर में गांव में, गारंटी करके हिंदुस्तान की सरकार उसको आवाज देगी, मजबूत छत देगी, उसके सिर पे ऊपर मजबूत छत डालेगी। ये हम आपके लिए करेंगे। अब थोड़ा मैं दूसरी तरफ के बारे में बता देता हूं। मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपया मनरेगा में डाला, 70,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को कर्जा माफ करके दिया,
गुजरात की सरकार शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट रखती है। मतलब अगर आप पूरे अस्पताल, दवाई, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का पूरा पैसा आप जोड़ दें गुजरात में, तो वो 8,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। अदानी जी को उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए दिए, 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, और एक उद्योगपति को 40,000 करोड़ रुपए, 45,000 एकड़ जमीन, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली, 10,000 करोड़ रुपए की जमीन एक उद्योगपति को उन्होंने दी। मतलब जितना हम मनरेगा में डालते हैं उससे ज्यादा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। 45,000 एकड़ जमीन थी, किसकी थी? मोदी जी की नहीं थी, वो गुजरात के किसानों की जमीन थी। यहां हमारे किसान बैठे हैं, आपके भाइयों की जमीन थी। और हुआ क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा, उपजाऊ जमीन लेके उद्योगपति को दे दी, और वही किसान जिसकी जमीन थी, जिसको जमीन से हर साल पैसा मिलता था, वही किसान मनरेगा में काम कर रहा है। मेरे पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। सिख किसान आए मेरे पास गुजरात से, हाथ जोड़े, रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, चौड़े इतने बड़े बड़े सरदार, आंसू निकल रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या हुआ? मुझे कहते राहुल जी हम पाकिस्तान से आए थे, सरकार ने हमें 50 साल पहले जमीन दी, 60 साल पहले जमीन दी, ऊसर जमीन थी, उसे हमने तैयार किया, और आज गुजरात की सरकार आई, हमारी जमीन छीन ली, हमें आउट कर दिया, कहा तुम निकलो यहां से। और ये 5-6 किसान नहीं, करोड़ों किसान। जैसे यहां पे इंडस्ट्री बंद हुई, गुजरात में जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, कपड़े की इंडस्ट्री थी, वो बंद हो गई। छोटे उद्योगपतियों को कोई मदद नहीं करे, हीरे वाले मजदूर हैं वो रोते हैं। एक दो उद्योगपतियों को पूरा का पूरा पकड़ा दिया। 45,000 एकड़ जमीन, छोटा सा शहर होता है, शहर के शहर पकड़ा दिए हैं एक व्यक्ति को। किस रेट पे पकड़ाए? 1 रुपया प्रति लीटर। 1 रुपए के लिए टॉफी आती है। गुजरात में अगर आपका नाम अदानी है तो आपको 1 रुपए मीटर जमीन मिलती है, मगर अगर आप किसान हो तो आपसे जमीन छीनी जाती है और आपको एक लाठी मारी जाती है और आपको परे किया जाता है। अगर आप मजदूर हो तो आपको पीसा जाता है। प्रगति का पैसा वो उद्योगपति को देते हैं, एक उद्योगपति। हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हजारों उद्योगपतियों को हम देंगे, जमीन देंगे, मगर बेचने के लिए नहीं। जिस जमीन को अदानी जी ने 1 रुपए के लिए खरीदा, उसने 800 रुपए के लिए उसको बेचा। कोई रोजगार नहीं तैयार किया। हम बेचने के लिए जमीन नहीं देंगे। अगर हम जमीन देंगे, हजारों उद्योगपतियों को जमीन देंगे, तो मेड इन इंडिया, मेड इन उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री के लिए देंगे, रोजगार के लिए देंगे। ये फर्क है हमें उनमें। महिलाओं की थोड़ी बात करना चाहता हूं। यहां महिलाएं आई, महिलाएं आई, आपके साथ मैंने काम किया है उत्तर प्रदेश में। 12-13 लाख महिलाओं को बैंक से जोड़ा है समूह के माध्यम से, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। आप में जितनी शक्ति है, आप में जितना ज्ञान है, उसको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। इसीलिए हम आपको
लोकसभा में डालना चाहते हैं, विधानसभा में डालना चाहते हैं। 33% आरक्षण हम महिलाओं को देना चाहते हैं लोकसभा विधानसभा में। 2000 पुलिस स्टेशन हम सिर्फ महिलाओं के लिए बनाना चाहते हैं और पुलिस फोर्स में 25% महिलाओं को डालना चाहते हैं। क्या आपको भी लगे कि हमारे भी पुलिस स्टेशन है, हमारे लिए भी जगह है? आपने 9 सिलेंडर की बात की थी, आपने कहा था कि 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है। आपने मुझे कहा, सोनिया जी को कहा, प्रधानमंत्री को कहा, आपने कहा हमें 12 चाहिए, हमने 12 दिया आपको, 12 सिलेंडर। अब देखिए, दिल्ली में एक दिन मैं आ रहा था, मैंने एक पोस्टर देखा, उसमें मोदी जी की फोटो थी, कमल का फूल था, उसमें वो ऐसे खड़े हुए थे और उस पर लिखा था, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। ऐसे भाषण में आते हैं, हजारों लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने 60 साल से इस देश में कुछ नहीं किया, 60 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ है। आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर से, उद्योगपतियों से कहते हैं, तुम लोग कौन हो? तुमने क्या किया 60 साल में? तुम तो सो रहे थे। मुझे चौकीदार बनाओ, मैं हिंदुस्तान को शक्ति दूंगा, मैं महिलाओं को शक्ति दूंगा। यह फर्क है सोच। हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं। वो कहते हैं, मुझे चौकीदार बनाओ, मैं देश को चलाऊंगा, मैं देश को शक्ति दूंगा। हम कहते हैं, हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, मगर हम राहुल गांधी को चौकीदार नहीं बनाना चाहते। हम हिंदुस्तान की जनता को चौकीदार बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं को चौकीदार बनाना चाहते हैं। आप सबको चाबी देना चाहते हैं। पोस्टर में लिखा है, पोस्टर में लिखा है, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। मैं उनको एक सुझाव देता हूं, मोदी जी आप अपना पोस्टर बदलिए, उस पर आप लिखिए, महिलाओं को मैं इज्जत दूंगा, महिलाओं का मैं आदर करूंगा। शक्ति इनके पास बहुत है, कोई कमी नहीं है शक्ति की। और एक और काम करिए मोदी जी, गुजरात पुलिस को आप महिलाओं के पीछे से उतार दीजिए। जो आप फोन टैपिंग कराते हैं महिलाओं की, जो आप महिलाओं के पीछे पुलिस दौड़ाते हैं, उसको भी आप बंद कीजिए। शक्ति इनके पास खूब है, शक्ति की कोई कमी नहीं। यह फर्क है हम में और उनमें। हम आपकी सरकार चलाना चाहते हैं, गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। रिक्शा वाले के बच्चे को बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं, किसान के बच्चे को बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं, मजदूर के बच्चे को बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं, सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। यहां युवा प्रत्याशी डॉक्टर हैं और ये आपके लिए लड़ेंगे, आपके बीच में खड़े होकर काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। आप इनको दिल्ली भेजिए, चुनाव जिताइए। और भैया एक और काम कर दीजिए, आज से 3 साल बाद जब यूपी में चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, तो फिर हम खुल के सिर्फ दिल्ली से नहीं मगर उत्तर प्रदेश से भी आपकी मदद कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है, भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।